IDFC फर्स्ट सर, ये वो बैंक है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। एक ये स्टॉक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। पर्सनली ये मेरा भी फेवरेट बन गया, इसको मैं 2021 से कवर करता रहा हूँ। एंड हाँ, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए मुझे, बट पिछले साल भर से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो मैं तो उसको पर्सनली ट्रैक करता ही हूँ और उसको हम यूट्यूब में भी कवर करते हैं। अब रिसेंट जो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है IDFC फर्स्ट के शेयर होल्डर्स के लिए कि IDFC ने पैसा उठाया है, रेस किया है कैपिटल। अब क्वेश्चन क्या आता है, कितना कैपिटल रेस किया है, किससे रेस किया है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बुक्स बेटर होंगी, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का IDFC फर्स्ट में क्या करें। वेल, उन सबके मैं आपको आंसर दूंगा, अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा, इसमें केस स्टडीज भी शेयर करूंगा कि पहले कैसे बैंक्स में सिचुएशन थी, अभी क्या रिजल्ट है, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया मिले। बट जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सिर्फ मेरी बात नहीं माननी है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, नीचे आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में सब सोर्सेज रखे हैं, उनको खुद क्रॉस चेक जरूर करना, ठीक है। अब शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do. ओके सॉरी, आई थिंक वो इंट्रो नहीं, डिस्क्लेमर आ गया। चलो डिस्क्लेमर भी अच्छा है। अब इंट्रो म्यूजिक अभी सुन लो यार। ठीक है, ओके लेट्स गो। तो यार सीधा टू द पॉइंट आते हैं। IDFC फर्स्ट ने क्या किया है, 7500 करोड़ का मार्केट कैपिटल उठाया है। 7500 करोड़ की मार्केट से पैसा रेस किया है। मार्केट कैपिटल डिफरेंट थिंग, प्लीज कंफ्यूज को मत करना, ठीक है। अब डिटेल्स में थोड़ा और जाते हैं। आप देखेंगे जो ना पैसा रेस किया है, सबसे पहला रेस किया है वॉरबर्ग पिंकिस से एंड आरडिया से, राइट। तो इसमें इनका नाम देखो, करेंसी है और प्लैटिनम इन्विक्टस है, बट ये हमसे ज़्यादा रिलेशन में है तो दैट्स फाइन। बेसिकली करेंसी से इन्होंने 4876 करोड़ पैसा रेस किया है एंड प्लैटिनम इन्विक्टस से 2624 करोड़ पैसा रेस किया है ऑन 60 रुपीज पर शेयर। एंड ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, मतलब दे विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, कंपल्सरी है। ओवरऑल मैं देखूंगा सर, ये है स्टेक की सिचुएशन। करेंसी will have 9.48% stake in IDFC and Platinum Invictus will have 5.10 stake in IDFC. अब एज अ कंपनी आपने देखा होगा, ये रिसेंटली येस बैंक में भी हुआ था, येस बैंक ने भी पैसा उठाया था, राइट। अब येस बैंक के रीजन बड़े डिफरेंट थे। येस बैंक के रीजन ये थे कि वो तो एकदम ही लॉस मेकिंग बैंक है, दे रियली नीड टू कवर देयर लॉसेस। IDFC हाँ लॉस मेकिंग है, बट क्या सिचुएशन इतनी खराब है? लेट्स फाइंड आउट कि मिस्टर वैद्यनाथन ना IDFC के CEO, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आई थिंक मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइस रखता हूँ टुवर्ड्स IDFC फर्स्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर वैद्यनाथन। आई एम जनरली अ फैन बॉय ऑफ हिज, तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि देखो यार, बैंक नीडेड कैपिटल, हेंस आई रीच्ड आउट टू दीज कंपनीज। उसके बाद इशुएंस ऑफ शेयर विल बी अराउंड, डायल्यूशन होगी अराउंड 15%, तो अराउंड 15% IDFC का डायल्यूशन स्टेक होगा। जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा विल बी मच बेटर एंड प्रॉफिट विल ओनली इंप्रूव। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग कि IDFC फर्स्ट की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी, तो जो गाइडेंस 1.0 थी कि हम ये अचीव करेंगे, इतने ब्रांचेस खोलेंगे, इतना ये करेंगे, इतना क्वांटम क्रिएट करेंगे, वो सब हो गया था। एक्चुअली दे ओवर अचीव्ड ऑन दोस प्रोमिसेस एंड IDFC फर्स्ट का स्टॉक ऊपर भग गया था। बट जब गाइडेंस 2 आई थी तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बट वो इतनी फास्ट अचीव नहीं होता दिख रहा जो हमें गाइडेंस 1 में दिख गया। इसका रीजन ये भी बोल सकते हो, उसके आगे रीजन में डिस्कस करूंगा। एक ये भी है कि कोई भी बैंक इतना अच्छा नहीं करे, द इकोनॉमी इज लिटिल इन द स्लगिश जोन, राइट, अगर मैं सिर्फ ऑन बुक्स की बात करूंगा। सो दैट इज वाई IDFC फर्स्ट थोड़ा नीचे आ गया है, मतलब सेंटिमेंट खराब हो गया, राइट। इसके बाद देखेंगे मिस्टर वैद्यनाथन ये बोल रहे हैं, दिस बैंक विल नॉट पोस्ट एनी लॉस इन एनी क्वार्टर और ईयर इन द नियर फ्यूचर। दिस वन थिंग गिव्स इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। उसके बाद बोथ दी ऑर्गेनाइजेशंस दे फाइंड कि ये बहुत ग्लोबल नेम्स हैं, हमें हेल्प करेंगे। एंड फेज 2 ऑफ द बैंक विल बी अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जो मैनेजमेंट है सर, वो तो सीधा आके आपको बोल रही है कि हम बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं, डरने की बात ही नहीं है। अब अगर टेक्निकल्स में और जाएं, इस पैसे को IDFC फर्स्ट कैसे यूज़ करेगा, ये 5-6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले फैक्टर आ जाएगा आपका फ्यूल द ग्रोथ इन लोन डिस्पर्सल्स, राइट। 20% ये एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे बिजनेस इनका बढ़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। उसके बाद नए यूनिट्स, जो हमने पहले भी कवर किया था कि IDFC अब क्रेडिट कार्ड्स आ रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब इन सब चीज़ों में नए नए डोमेन्स में आ रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल बैंक्स ऑलरेडी हैं। तो इन बिजनेस को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए नया कैपिटल इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एक कंफर्ट देगा। उसके बाद इनके रेशियोज काफ़ी बेटर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये CET1 रेशियो है, ये बेसिकली दिखाता है कि बैंक कितना स्ट्रांग है। अब ये बढ़ के 16.5% हो गया। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो,
ये 18% हो गया है, जो 18.9% हो गया है, जो पहले अराउंड 16% था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इससे ना ये माइक्रो फाइनेंस का चैलेंज सॉल्व होता है। अगर आपको ध्यान हो, द मेन कंसर्न विद आईडीएफसी फर्स्ट क्या था, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नीचे कैसे पिट गई, इनका रेवेन्यू इतना नीचे कैसे पिट गया। मेन जो इशूज था ना, इनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में काफ़ी एक्सपोजर है और बढ़ते गए, और एक्सपोजर तो बढ़ ही जाता। बट फिर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, एंड दिस वॉज इंडस्ट्री वाइड, नॉट ओनली विद आईडीएफसी, इंडस्ट्री वाइड, दे वहाँ पे एनपीएस बढ़ना शुरू हो गए, बिकॉज ऑफ विच आईडीएफसी फर्स्ट ने क्या किया, अपने माइक्रो फाइनेंस के लोन्स को एक तो कम किया, डिस्बर्सल्स कम किए, दूसरा प्रोविजंस बढ़ा दिए। अब पैसा चला गया प्रोविजंस में, पैसा जा रहा है लोन पे कम, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्प हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर वैद्यनाथन एंड एंटायर आईडीएफसी फर्स्ट की ये इनको हेल्प करेगा माइक्रो फाइनेंस के चैलेंज जो उनके हिसाब से शॉर्ट टर्म है, ये बाद में ठीक हो जाएगा, इसको एक कोप अप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप हो रहा है, क्योंकि जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 2.3% से बढ़ गई है। अब बुक वैल्यू वाला पॉइंट तो चलो थोड़ा टेक्निकल हो गया, आई डोंट थिंक इट इफेक्ट्स अस एज ए इन्वेस्टर दैट मच। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। सर अब ये मजेदार पॉइंट है। पहली चीज, शॉर्ट टर्म में मार्केट किस पे जाता है? शॉर्ट टर्म में मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट पे जाता है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप को सब दुनिया ने विलन बना के रखा हुआ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विलन नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट तो विलन बन चुके हैं वो। ठीक है, अब अगेन मैं कुछ भी उन पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि विलन है ही नहीं है, वो मिसकंट्रू ना हो जाए, वो आपकी मर्जी, आपको डोनाल्ड ट्रंप कैसे ठीक लग रहा है देखना। बट लुक एट द वे ही इज मार्केटेड, ही इज बीन मार्केटेड एज अ विलन इन स्टॉक मार्केट कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हम खत्म हो गए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया हम खत्म हो गए, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप मार्केट्स आर क्रैशिंग। बट यहीं पर अगर न्यूज़ उल्टी आती कि डोनाल्ड ट्रंप wants to bring jobs back to America. Donald Trump wants to empower the American manufacturers. Donald Trump wants to boost the American economy. Donald Trump's main priority is the American economy. अगर ये न्यूज़ होती ना सर, और ऐसे मार्केट क्या होता, आपको लगता है मार्केट कहाँ जाता? स्टॉक मार्केट पक्का ऊपर जाता। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता समय। ये न्यूज़ फैलती, फिर वो इन्वेस्टर्स एनालिस्ट क्या बोलते हैं, नाउ टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सर इनका खरीदने का टाइम आ चुका है, ये एक्सपोर्ट करें, सोलर पैनल्स जो भी एक्सपोर्ट करें, जो भी यूएस को कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होती वो सब कंपनी अच्छा कर जाती। राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ हाउ थिंग्स आर शोन, सेंटिमेंट जो मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखेंगे जब भी कोई बैंक और एनी अदर कंपनी जब ऐसा पैसा उठाती है ना, तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखो यार अब और धंधा होगा और बिजनेस होगा, बिजनेस में और पैसा आ गया है, ईज आ गया है। बट एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि ये तो बिजनेस अपने को डूबने से बचा रहा है, ये लॉस कवर कर रहा है। अब इसको जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी, इन्वेस्टर्स कैसे देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। और ऑनेस्टली ना इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो अगर मैं 2010 से स्टॉक मार्केट में एक चीज़ मैं सीखा हूँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द सेंटिमेंट ऑफ पीपल। कैसी न्यूज़ को लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे नहीं पता। आईडीएफसी का स्टॉक डिड वेल, तो हाँ, आई एम अज्यूमिंग कि अच्छा लोगों ने इसको इन गुड सेंस लिया है इन्वेस्टर्स ने। बट यही सेंटिमेंट उल्टा पड़ सकता है अभी रिजल्ट्स आने पे, और यही सेंटिमेंट उल्टा पड़ सकता है दूसरे बैंक की हालत देख के, निफ्टी की हालत देख के। सो दिस इज द मार्केट सेंटिमेंट इन शॉर्ट टर्म। कुछ बात करने का सेंस ही नहीं है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आ जाते हैं, दूसरा जो फर्क पड़ता है वो है प्राइसिंग। अब जब भी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब भी ऐसे पैसा उठाया जाता है तो डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स इन वॉट एवर फॉर्म दिए जाते हैं कंपनी के। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि शेयर किस प्राइस पे दिया है। क्यों? अगर सपोज शेयर प्राइस है 10 रुपये और इन्वेस्टर को बेच दिया है 2 रुपये में, तो भाई जो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं हम तो पागल हैं कि हम तो 10 रुपये का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये तो कंपनी इसको वैल्यू इतना नीचे क्या है, ये तो कंपनी बेकार है। राइट, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वहीं पे 10 रुपये का स्टॉक है बट वो कंपनी ने पैसा उठाया है और ये स्टॉक बेचा है 15 रुपीज़। भाई वहीं पर सर्किट अप जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज सुपर क्रेजी कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है। इन द केस ऑफ आईडीएफसी 60 रुपीज़ पे इशू किया है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ 3-4 रुपये का डिफरेंस है कि वो 3-4 रुपये प्राइस नीचे है। तो आई वुड से, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड से इट्स फेयरली प्राइस। तो ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि इन्होंने प्राइस गंदी बेची है। सो ओवरऑल बात करूँ, लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, इन्वेस्टर्स ट्रस्टेड है, एग्जीक्यूशन बेटर होगी, बैंक ऑलरेडी एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहा है, कूडोस टू दैट। जो उनके डाउन साइड होंगे, इक्विटी इनका हल्का हो चुका है, एंड अगेन यू कैन से कि 60 रुपये का शेयर दिया है तो ये हल्का सस्ता है, बट फॉर मी डाउन साइड इज़ वेरी मिनिमल। यहीं पे ना अब यू वुड से कि अब मुझे कैसे पता ये अच्छा करेगा नहीं करेगा। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ अच्छा है मुझे क्यों लग रहा है। बिकॉज आप एचडीएफसी का भी एग्जाम्पल लो। एचडीएफसी ने 2020 में 2020 में सॉरी हाँ 2020 में एचडीएफसी में 10,000 करोड़ रुपए उठाए थे, रेज किए थे। इनिशियली प्राइस ड्रॉप हो गया था, बट लॉन्ग टर्म अच्छा क्या है, एचडीएफसी को बिजनेस में हेल्प किया है, हर चीज़ की है। सो फॉर मी व्हाट, अगेन ये मेरा ओपिनियन टाइम आ रहा है, जहाँ मैं देख रहा हूँ आईडीएफसी के लिए इट कैन बी अ गुड थिंग बिकॉज दिस बैंक इज ऑलरेडी गुड। एज अ कंज्यूमर इस बैंक को यूज़ करता हूँ, एंड
आई फील दिस बैंक कैन डू बेटर, और उनको और पैसा मिल गया, लिक्विडिटी मिल गई, प्रोविजंस कम मेंटेन करने पड़े, मतलब प्रोविजन तो मेंटेन करेंगे बट दे कैन हैव हायर थिंग्स। और एक जो मुझे बहुत चीज़ में इंटरेस्टिंग लग रही है ना, जिसके से आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, इज दिस पार्ट। यहाँ पे आओ, ये screen.com है, ठीक है, ये आप ये देखोगे, थोड़ा डेटा जूम इन करता हूँ, ये आप देखेंगे पब्लिक होल्डिंग सर 47 से 45 हो गई है। और जब स्टॉक गिरा था, ये बात गिरा था जब इतनी पब्लिक होल्डिंग चढ़ गई थी, एंड इट्स द वर्स्ट थिंग। मैं तो स्टॉक में, मतलब वही है, मैं इमोशनली स्टॉक से अटैच हो गया हूँ, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसलिए जब इतना बढ़ा, मैं इतना क्विट नहीं कर पाई जितना मैं क्विट करना चाहता था, बट अब इट्स गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। रिटेल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक छोड़ के भाग रहे हैं, एंड इफ़ यू फील कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक छोड़ के भाग रहे हैं, सर बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस स्टॉक में जनता बैठी हुई है, जिस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए ना, वो स्टॉक कभी नहीं चढ़ता है। एंड ये इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फॉर यू। मेरा पूरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में मास्टर क्लास है, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको पेड है, ज़रूर अटेंड करना टू अंडरस्टैंड दिस कि रिटेल इन्वेस्टर जिस स्टॉक में, वो स्टॉक बर्बादी की तरफ क्यों जाता है, कैसे हमें स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी समझनी है। इट्स गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू। और IDFC फर्स्ट, क्या आपका टेक है स्टॉक में, नीचे ज़रूर बताना।